नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रांची से बड़ी खबर, 18 जुलाई से शुरू हो सकता है झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। 18 से 22 जुलाई तक मॉनसून सत्र हो सकता है। कैबिनेट की अगली बैठक में सत्र से जुड़ा प्रस्ताव ला सकती है सरकार। तो ये खबर सामने आ रही है कि जल्द ही कैबिनेट की अगली बैठक होगी और उसमें मॉनसून सत्र को लेकर बातचीत की जा सकती है। बैठक में प्रस्ताव ला सकती है सरकार। 18 से 22 जुलाई तक मॉनसून सत्र हो सकता है। बता दें आपको, 18 से मॉनसून सत्र शुरू होकर और 22 तारीख तक ये सत्र चल सकता है। ऐसी खबर है कि 18 जुलाई से शुरू हो सकता है झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। बता दें, कैबिनेट की अगली बैठक में सत्र से जुड़ा हुआ प्रस्ताव ला सकती है सरकार और बहुत जल्द अगली बैठक भी होने वाली है। ये भी खबर सामने आ रही है कि 18 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो सकती है। ज्यादा जानकारी देंगे विधानसभा परिसर से हमारे संवाददाता निरंजन जुड़ रहे हैं। निरंजन, देखिए खबर ये मिल रही है कि 18 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो सकती है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। 18 से 22 जुलाई 5 दिवसीय मॉनसून सत्र आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले इसे कैबिनेट में पास करना होता है, उसके बाद फिर राज्यपाल के पास भेजना होता है। राज्यपाल जैसे ही मुहर लगाएंगे और मानसून सत्र को लेकर के आगाज हो जाएगा। इससे पहले कि आपको बता दें कि जो अभी एक दिन पहले विशेष सत्र का जो आयोजन किया था उसमें पोलो टेस्ट हुआ और बहुमत साबित किया गया। उसके बाद फिर कैबिनेट की जो मंत्री हैं उनका शपथ हुआ राजभवन में और सभी मंत्रालय फिर अपना मंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। लेकिन खास बात यह है कि जो विशेष सत्र मानसून का बुलाया जाएगा और बहुत अल्पकालीन रखा गया है, मात्र 5 दिन का है। इसमें अब सरकार का ये इस साल का जो हो इस पूरे 5 साल की जो सरकार की होता है कार्यकाल, वह अंतिम ये मानसून सत्र होगा। उसके बाद फिर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में सभी दल लग जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लगना है और नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है, क्योंकि जनवरी में जो कार्यकाल है विधानसभा झारखंड विधानसभा का वो पूरा हो रहा है। अब देखना यह है कि जो 5 दिन का मानसून सत्र बुलाया गया है, इसमें कई ऐसे जो प्रस्तावित विधेयक हैं उन्हें लाना है और सरकार कई तरह की बातें सदन पटल पर रखेगी। ठीक है निरंजन, तो आप नजर बनाए रखिएगा जब ये खबर सामने आई है कि अब सत्र जो है इसकी शुरुआत हो सकती है। तो फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अब खबर देखिए धनबाद के वासेपुर से सामने आ रही है, जहां पर आरा मोड़ रेलवे ट्रैक के पास से एक शव बरामद किया गया। शव वासेपुर डॉन फहीम खान का बताया जा रहा है। वहीम खान का भांजा गुल खान का है, माफ करिएगा। देखिए शव की जो हालत है वो देख करके हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिया। बता दें, परिजनों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष तौर पर जांच की मांग की है। इधर पुलिस ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए डॉन, वासेपुर का डॉन फहीम खान के भांजे का शव मिला है और शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। परिजनों ने निष्पक्ष तौर पर जांच करने की मांग की है। हालांकि पुलिस प्रशासन अपने काम में जुट चुकी है। बता दें आपको कि पुलिस अब पूछताछ लोगों से कर रही है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। इसमें मालूम हम लोग अपना ऑफिस में बैठे हुए थे, तब तक एक ऑटो चालक आकर के बोला कि वहाँ पे एक बॉडी गिरा हुआ है, बॉडी समझ में नहीं आ रहा किसका है, थोड़ा सा आप लोग जाके देख लीजिए। तो हम लोग 2-3 लड़का पहुंचे ऑफिस से वहाँ, तो हम लोग देखते हैं कि तो अपना लड़का है, खान है। तो बस यही हम लोग को इतना मालूम चला, तो उसका उठा करके हम लोग यहाँ सीधा लेके चले आए। रेलवे पटरी है ना हजार नगर, वहाँ पटरी के बगल में बॉडी मिली। उनके घर वाले पहुँच गए, घर वाले पहुँच गए थे, तब हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ में इसके बाद आगे प्रक्रिया जांच। रांची के सिल्ली में जल्द ही तीरंदाजी अकादमी खोली जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग मिल सके और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर सके। ये भरोसा दिया है रांची से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने, जिन्होंने रांची में कई दिव्यांग खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सितंबर में एक बार फिर सांसद खेल महोत्सव का आगाज होगा। देखिए न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड जो है कहा जाता है कि यहाँ खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है हरियाणा के बाद।
वो आपने इसको लेकर के पहल की? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लगातार खेल और खिलाड़ी को बढ़ाना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश पदक तालिका में ऊंचा है, देशवासी भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है खेल और खिलाड़ी को बढ़ाने के लिए देश के सभी लोग लगे, और हम सांसदों को निर्देश था कि सभी सांसद खेल महोत्सव कराएं। देश भर के अधिकांश सांसदों ने सांसद खेल महोत्सव कराया, और उस सांसद खेल महोत्सव में कोई 5,000, 10,000, 20,000 खिलाड़ी भाग लिए उनके लोकसभा क्षेत्र से। अब कई सैकड़ों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल महोत्सव के माध्यम से आगे बढ़े, उनको मंच मिल गया, वो आगे बढ़ गए। आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। झारखंड, विशेषकर रांची में फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, माने बहुत बड़ी पौध है यहाँ पर। हरियाणा के बाद निश्चित रूप से झारखंड में एक बड़ी संभावना है, उसी को लेकर अब हम फिर दूसरा सांसद खेल महोत्सव सितंबर में करने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी पूरी तरह लगे हैं, अर्जुन मुंडा जी पूरी तरह से कैसे तीरंदाजी को आगे बढ़ाए। तो हम चाहते हैं कि सिल्ली एक आर्चरी के रूप में बड़ा केंद्र बने। रांची से निरंजन। और रांची से एक बड़ी खबर, हेमलाल मुर्मू के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने हेमलाल मुर्मू पर पलटवार किया। उन्हें याद होना चाहिए वो भी बीजेपी में थे, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहना है कि वो किसकी पालकी ढो रहे थे जब वो बीजेपी में थे। अपनी सुविधानुसार पार्टी बदलते हैं। अब बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। हेमलाल मुर्मू ने जो बयान दिया उस पर पलटवार किया गया बीजेपी की तरफ से। और इनका क्या बता दें आपको कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि खुद भी वो बीजेपी में रहे हैं, उन्हें याद होना चाहिए कि वो जब बीजेपी में थे तो वो किसकी पालकी ढो रहे थे और अपनी सुविधा अनुसार पार्टी बदलते हैं। हम तो बाबूलाल जी को कहना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पालकी ढोने का काम करें, यही उनके नसीब में है। मुख्यमंत्री का कुर्सी उसके नसीब में लिखा हुआ नहीं है। हेमलाल मुर्मू का बयान जो है बड़बोलापन है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनको अगर वो पालकी ढोआ कह रहे हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि कुछ वर्षों पहले तक वो भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। प्रदेश उपाध्यक्ष थे, सांसद का चुनाव लगा, विधायक का चुनाव लगा, तो उनको बताना चाहिए कि वो किसका पालकी ढो रहे थे उस वक्त, कि उनको इतने अवसर मिले। और देखिए, झारखंड की सियासत में इन दिनों दो ही बात की चर्चा है। एक तो हेमंत सोरेन कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों के चेहरों की, तो दूसरी संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बदलती डेमोग्राफी की। सत्ता पक्ष इन मुद्दों पर जहां सफाई देता हुआ नजर आ रहा है, तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष का जो रुख है वो इन दिनों अब मुद्दे पर हमलावर है। इस रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन की नई टीम पर विवाद क्यों? कैबिनेट में बदले चेहरे पर सियासत जोरदार। हेमंत कैबिनेट में बसंत को क्यों नहीं मिली जगह? यह है विधानसभा फतह करने की तैयारी। सोरेन की नई टीम से है लोगों को उम्मीद। सोरेन की नई टीम तैयार, क्या है बीजेपी का प्लान? झारखंड में विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में हेमंत कैबिनेट में नए चेहरों को मौका मिला है, तो संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर सियासी चौका लग रहा है। बसंत सोरेन और बादल पत्रलेख की जगह बैद्यनाथ राम, दीपिका पांडे सिंह को शामिल किए जाने पर सियासत गर्म है। तो नए मंत्रियों को 3 महीने के लिए क्यों लाया साहब? ये तो अजब सरकार की गजब कहानी है। यहाँ सारा खाता न बही, जो हेमंत कहे वही सही वाली कहानी है। 12 हो सकते हैं मंत्रिमंडल में सदस्य, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, तो 12 से तो बढ़ाया नहीं जा सकता। बसंत सोरेन ने अपने अल्पकाल में ही बहुत बेहतरीन तरीके से विभाग को चलाया और त्वरित गति से काम हुई, जो भी समय उनको मिला, और बहुत भारी मन से उनको, आज वो विभाग में नहीं है, मंत्री नहीं है, लेकिन उनका कद इतना ऊपर है कि कोई मंत्री से कम भी नहीं है। वहीं संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे की गूंज विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों ओर सुनाई दे रही है।
विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भी बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बीजेपी चुनाव में संथाल से पूरी तरह आउट हो चुकी है, इसलिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वहीं बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति से झारखंड को बंगाल बनाया जा रहा है। झारखंड को बचाने की लड़ाई है। लव जिहाद, लन जिहाद और तुष्टीकरण के कारण जो यहाँ की पूरी डेमोग्राफी को चेंज करके इसको भी पश्चिम बंगाल बनाने का जो एक योजना है, उसको बचाने की लड़ाई है। अब तो वक्त ही बताएगा कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो जेएमएम को सत्ता से उखाड़कर फेंक दे। वहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए जेएमएम ने भी रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा चुनाव में जहां मंत्रियों के कामकाज को भुनाने की बारी थी, तो कांग्रेस में नए चेहरे को लाने की तैयारी थी। कहानी सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती। कांग्रेस ने सीधे कहा कि बीजेपी संथाल से खत्म हो चुकी है, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठा रही है। तभी बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि वास्तव में तुष्टीकरण की नीति ने झारखंड को बंगाल बनाकर रख दिया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में क्राइम कंट्रोल को लेकर डीआईजी अनूप बिरथरे ने कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान डीएसपी और थानेदार अलर्ट मोड पर नजर आए। उन्होंने रांची के हॉटस्पॉट को चिन्हित कर चेकिंग अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने कहा कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था करने को लेकर खास निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पुलिसकर्मियों को सड़क पर अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संदिग्ध लोगों और गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो संदिग्ध गाड़ी हो, जिसमें कि अगर कुछ यंग लड़के हैं या इस तरह का लगता है कि कोई सस्पिशियस नंबर हम लोग को दिखता है या गतिविधि दिखाई दे सकती है, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज है। बाकी देर रात तक थाना प्रभारी या तो अपने थानों में रहें या रोड पर उनकी प्रेजेंस रहे, ये राजधानी की पुलिसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है। और रांची से एक बड़ी खबर, भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज झारखंड आने वाली है और 2 दिनों तक झारखंड विधानसभा चुनाव पर मंथन करेगी। आज झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाली है। तो 11 जुलाई को विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग जिलों के उपायुक्त के साथ बैठक होगी, यानी कि कल का ये दिन होगा जब अलग अलग जिलों के उपायुक्तों के साथ में बैठक होगी। विधानसभा के लिए कितने चरणों में चुनाव कराए जाएं, इसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे। तो देखिए कितने चरणों में चुनाव इस बार कराए जाएं, इस पर चर्चा होने वाली है। तो कल का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम जो है आज झारखंड पहुंचेगी और कल कल अलग अलग जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक होगी। गिरिडीह के राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में तारापुर में पत्थर उत्खनन को लेकर के धनवार विधायक बता दें बाबूलाल मरांडी और पूर्व विधायक राजकुमार यादव आमने सामने हो गए। बाबूलाल मरांडी ने खनन सचिव को लेटर लिख करके पत्थरों के अवैध उत्खनन का आरोप पूर्व विधायक पर लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने अपने पर लगे हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि लीज खत्म होते ही खनन विभाग को पहले ही सरेंडर किया जा चुका है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में लगातार पत्थरों के अवैध उत्खनन के मामले सामने आते रहते हैं। इसी तरह का मामला विगत दिनों गांवा प्रखंड के तारापुर से आया था। तस्वीरों में पहले आप साफ देख सकते हैं कि ये पत्थर खदान है जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि एक ग्रामीण के द्वारा यहाँ पे खनन विभाग और अन्य विभागों में आवेदन दे करके इसके जांच की मांग की गई थी, जबकि आपको बता दें कि 2022 में इसका लीज समाप्त हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी हैं, उनकी पत्नी के नाम से ये खनन पट्टा दिया गया था लगभग 3 एकड़ के एरिया में। और अधिक इस पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है। सर, जो लगातार आप पर यह आरोप लग रहा है और विभाग में भी आवेदन दिया गया है कि आपके संरक्षण में लगातार पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है, आज बहुत ही खुशी है कि आपका चैनल और आप स्पॉट पर पहुंचे हैं। ये तारापुर माइंस है और आप देख रहे हैं कि ये जो है सो ललिता देवी के नाम से मैंने पत्थर खदान था 3 एकड़ 50 डिसमिल, जो मात्र 1 एकड़ में ही काम हुआ है। बके देखिए पूरा पहाड़ मरा हुआ सादा पत्थर है और इसको हमने जो है सो 31 मार्च 2022 को ही खनन विभाग को सौंप दिए हैं। और ये स्वामित्व जो हमने सौंपा है उसका भी हमने जो है सो खनन विभाग से एनओसी ले लिए हैं। और अभी आप खुद देख रहे हैं कि ये
महीनों सालों से बंद है। यहाँ पानी देखिए कितना अभी भरा हुआ है। यहाँ एक भी कहीं गाड़ी का न कोई मशीन का कोई लीक है। तो ये हमारी लोकप्रियता और जनाधार को बढ़ते देखते और 2024 में आपको क्या लग रहा है चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है इसमें बाबूलाल मरांडी जी बहुत घबरा गए हैं, क्योंकि 5 साल वो कोई काम किए नहीं है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी इलाके की, जहां पर कई गांव में आज तक लोगों को एक चापाकल नसीब नहीं हो पाया है। आलम यह है कि लोग नदी और तालाब का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। कई बार गंदा पानी पीने की वजह से गांव में डायरिया फैल चुका है, लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन ने ग्रामीणों को उनकी हालत पर छोड़ दिया है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश प्रधान की रिपोर्ट। अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के सबसे सुदूर प्रखंड जो कहा जाता है गुदड़ी प्रखंड के एक सुदूर गांव में जोनो गांव में मौजूद हूं। और यहां आप देख रहे हैं पानी की इतनी समस्या है। यहां पर चापाकल नहीं होने के कारण जो महिलाएं हैं गांव की, ये छोटा नाला गुजर रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बगल में यहाँ पर चुआ बनाकर यहाँ से पानी ले रहे हैं और लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पाने के कारण, पानी की इतनी समस्या है, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पाने के कारण लोगों को नदी नाले का पानी पीना पड़ रहा है। गांव में चापाकल करीब 150 परिवार हैं, जैसे कि बता रहे हैं लोग 150 परिवार हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हम लोग का भाषा में सूट बोलते हैं। अच्छा, चुआ हिंदी में चुआ बोलते हैं। हाँ। तो इसी का पानी साल भर यूज करते हैं? हाँ, साल भर। और धूप में तो गर्मी दिन तो पानी भी सूख जाता है। चुआ से भी गर्मी दिन में नहीं। हाँ। अभी थोड़ा बारिश हुआ तो आ रहा है। हाँ। तो इससे जैसे पानी पीकर पहले भी जैसे घटना ऐसा हुआ है, बीमार भी पड़ जाते हैं लोग। हाँ, हो रहा है। पानी का तो यहाँ बहुत ही समस्या है। या पीने के लिए नदी का ही पानी पी के लोग जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न कुआं है न चापाकल है। और इसी प्रकार से अगला जो घटना हुआ था 2019 में, उस समय बहुत सारा डायरिया का प्रकोप हो गया था और उसमें से 2 व्यक्ति का मृत्यु भी हो चुका था। गंदा पानी पीने से लोग डायरिया का जो शिकार हुए थे, उसी समय ये प्रशासन ने जो सेंक्शन कर दिए थे, जो स्वीकृति दिलाई थी, आश्वासन भी दिया कि इस गांव में टोटल 10 चुआ बनने का था। इसमें अभी तक इस गांव में अगर हम जाके देखते हैं तो एक भी कुआं धरातल में नहीं बना है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। भारत में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कहीं मूसलाधार बारिश का आलम है तो कहीं बारिश के इंतजार में लोग आस लगाए बैठे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है जमशेदपुर, जहां किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ बारिश नहीं, दूसरी तरफ कृषि विभाग से किसानों को समय पर बीज नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी की मार और अब बारिश का इंतजार। ये इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां मॉनसून के एंट्री से कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, तो जमशेदपुर के आसपास के किसान बारिश नहीं होने से परेशान हैं। पूर्वी सिंहभूम में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ मॉनसून सबसे लेट हो रहा है। जून में अब तक सामान्य से 70% कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदियां, तालाब, चापाकल और बोरिंग सूख गए हैं। इससे पहले साल 2019 में 17 जून को ही मॉनसून ने दस्तक दे दिया था। साल 2020 में 13 जून, साल 2021 में 17 जून, साल 2022 में 19 जून, साल 2023 में 24 जून और साल 2024 में अब तक किसान मॉनसून की राह देख रहे हैं। झारखंड में मानसून ने दगा दे दिया है, जिसकी वजह से जमशेदपुर शहर के लोगों को जहां बिजली और पानी की परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून नहीं होने से गांव के किसान काफी परेशान हैं। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस खेती में धान की रोपनी काफी महत्व मानी जाती है बरसात के समय, और अब जो है काफी देर होता जा रहा है और बारिश नहीं होने से किसानों की उम्मीद जो है वो खत्म होने के आसार पर है। बावजूद किसान जो है रिस्क लेते हुए इस सूखे हुए खेत में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये खेत जो है पूरी तरह से मिट्टी सूखा हुआ है, बावजूद धान की बीज जो है इसमें बोई जा रही है और इनको आस है कि भगवान आसमान से बारिश गिराएंगे और उसके बाद धान की जो रोपनी है, भले ही देर हुई हो मगर धान की खेती अच्छी हो जाए। जमशेदपुर के आसपास के किसानों का हाल बेहाल है। बारिश नहीं होने के चलते खेत पूरी तरह से सूख गए हैं।
किसानों को अब फसलों की चिंता सताने लगी है। इसीलिए बारिश नहीं होने के बावजूद किसानों ने खेत में बीज लगाना शुरू कर दिया है। देखिए, परेशानी तो बहुत हो रहा है। हम लोग आशा करके बारिश हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोग बीज तो डालेंगे, अभी टाइम हम लोग के पास नहीं है। इसके चलते हम लोग मजबूर में डाल रहे हैं बीज। सही टाइम में वर्षा करता है, धान होता है। अभी सही टाइम में पानी गिरता नहीं है, सही टाइम में धान होता नहीं। अच्छा, काफी परेशानी होती है। हाँ, परेशानी तो होता ही है। हाँ, परिवार चलता है। अच्छा होने से परिवार चलेगा, नहीं होने से नहीं चलता है। दिक्कत होता है। हम लोग खेती बाड़ा है, थोड़ी ना हम लोग नौकरी चकरी है। हम लोग खेती बाड़ी करता है। पहले का जमाना में समय में पानी गिरता था, अभी तो समय में नहीं गिरता है। कारण क्या है? पेड़ पौधा कारण है, पेड़ पौधा भी काट देता है आदमी लोग, भाई लोग। इसी के चलते भी पानी रुक जाता है। ऊपर वाले सब तो ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आएगा, इसी के चलते हम लोग हड़बड़ा करके दे रहे हैं। इसी बीच किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आवाज उठाते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार वादों को धरातल पर उतारकर किसानों की मदद करे, नहीं तो बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। कि इस बार बारिश नहीं होने के चलते सुखाड़ की पूरी संभावना है। एक तो नेचर का मार है कि बारिश नहीं हो रही है, दूसरी तरफ किसानों के द्वारा ये शिकायत किया जा रहा है कि उन्हें समय पर बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। इवन जो पिछले साल सुखाड़ जो घोषित हुई थी उसकी मुआवजा भी समय पर लोगों को नहीं मिला है। तो किसान दोहरी मार से ग्रसित है कि किसानों की समस्या को सुने, क्योंकि सरकार बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई है। सरकार किसानों के बारे में बिल्कुल उदासीन है। केवल केंद्र पर आरोप थोपने की जगह पर राज्य सरकार अपना दायित्व निभाए, किसानों के बारे में सोचे और किसानों को जो उनका उचित मांग है, खाद और बीज तो कम से कम सही समय पर उपलब्ध कराए। जुलाई का महीना शुरू हो गया है। मॉनसून की लेट एंट्री अब कृषि विभाग के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। कृषि विभाग लगातार किसानों से संपर्क में है। किसानों को अब क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मतलब कि क्लाइमेट को जो है उसके अकॉर्डिंग हमें अब चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। तो जो किसान अभी मान लीजिए 5 एकड़ जमीन है, तो 5 एकड़ में धान की खेती केवल ना करके वो अपने खेतों को बांट दें कि धान में उसमें से 2 एकड़ धान लगाएं और बाकी के जगहों के लिए आप वो अरहर ले लें या मूंग ले लें या मक्का लगा दें, ताकि वो नुकसान यदि जो हो तो उनका भरपाई दूसरे क्रॉप से वो ले सकें। हालांकि हर साल चाईबासा में 14 से 15 जून तक मॉनसून की एंट्री हो जाती थी, लेकिन इस साल बारिश के इंतजार में किसान काफी मायूस हो गए हैं। किसानों की टकटकी निगाहों के बीच हमें भी बारिश का इंतजार है। अब देखना ये है कि बारिश कब होगी और किसानों के चेहरे पर मुस्कान कब आती है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इस बीच दुमका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बास्कीचक में डूबने से एक छात्र की मौत की खबर है। ये बेहद दुखद खबर। मयूराक्षी नदी में इंजीनियरिंग का एक छात्र डूब गया। बिहार के पूर्णिया का रहने वाला बताया जा रहा पीयूष नाम का छात्र अपने दोस्त से मिलने के लिए दुमका आया हुआ था। पीयूष दोस्तों ने बास्कीचक जाने का प्लान बनाया था और आपको बता दें कि मंगलवार को रात में पीयूष मयूराक्षी नदी में डूब गया। आज सुबह पीयूष का शव बरामद हुआ है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।